लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अमाल्गमेशन में पहुंचे थे, क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये सारी एडजस्टमेंट्स और अनटेक आइटम कंप्लीट किए थे। नेट एसेट्स हर्षद और प्रवीण का, परचेज कंसिडरेशन हर्षद और प्रवीण का, गुडविल की कैलकुलेशन की थी हर्षद और प्रवीण की, फिर ये न्यू कंपनी की कैलकुलेशन की थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने अकाउंटेंसी शुरू किया था, इसमें जर्नल एंट्री शुरू की थी हम लोगों ने इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। पहली एंट्री मैंने आपको बता दी थी, नेट एसेट ऑफ ओल्ड कंपनी 1। दूसरी एंट्री पीसी ऑफ ओल्ड कंपनी 1। तीसरी एंट्री पे पहुंचे थे हम लोग नेट एसेट्स ऑफ ओल्ड कंपनी 2। ठीक है, इसमें जितना भी नेट एसेट्स में जो भी सारे एसेट्स हैं वो सब डेबिट होंगे, और नेट एसेट्स में जो भी सारी लायबिलिटीज हैं वो क्रेडिट होंगी। फिर स्टेप 3 में गुडविल है, तो गुडविल भी डेबिट होगा। अब ये जो सारी अमाउंट्स हैं एसेट्स की, जो भी सारी एसेट्स की अमाउंट है 1 लाख से लेकर 31,000 तक, इनका टोटल हुआ 1,83,000। ये एसेट्स हुए हमारे। लायबिलिटीज में एक अमाउंट है 15,500। तो अगर मैं गुडविल नहीं लिखता हूं, अगर मैं ये 17,500 गुडविल नहीं लिखता हूं, तो 1,83,000 माइनस 15,500, 1,83,000 माइनस 15,500, तो हमारी एंट्री बनेगी, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा 167,500। लेकिन मैंने एसेट्स के साथ साथ गुडविल को भी डेबिट कर दिया। अब मेरा डेबिट का टोटल बड़ा हो गया। अब डेबिट के टोटल में दे क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे, तो अभी डेबिट में दो अमाउंट हो गई, एक 1,83,000 और एक 17,500। क्रेडिट में एक अमाउंट है 15,500। अब मैं डेबिट माइनस क्रेडिट करूंगा तो ये सेम 1,85,000 आ जाएगा, ये उतना ही आ जाएगा जितना हमारा पीसी है। इन शॉर्ट ये जो तीसरी एंट्री है, इसके अंदर आपको स्टेप 1 एंड स्टेप 3 दोनों की अमाउंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा। अगर गुडविल है स्टेप 3 में तो डेबिट करना पड़ेगा, और अगर स्टेप 3 में कैपिटल रिजर्व है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड पे, वो उतना ही आएगा जितना परचेज कंसिडरेशन होगा। अब यहाँ पे नरेशन में जैसे पहली एंट्री में हर्षद लिमिटेड के वेरियस एसेट्स और लायबिलिटीज थे, तो तीसरी एंट्री में प्रवीण लिमिटेड के वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। being various assets and liabilities of Praveen Limited taken over, मतलब ओल्ड कंपनी 2। ठीक है, अब जो चौथी एंट्री होगी हमारी, जो हमारी फोर्थ एंट्री होगी, वो होगी पीसी ऑफ ओल्ड कंपनी 2। जो ओल्ड कंपनी 2 है उसका परचेज कंसिडरेशन। अब ओल्ड कंपनी 2 में देखेंगे पीसी में क्या है। मैं कैलकुलेशन में जाऊं उससे पहले, ये जो थर्ड जर्नल एंट्री में लिक्विडेटर ऑफ प्रवीण लिमिटेड क्रेडिट हुआ, ये फोर्थ एंट्री में डेबिट हो जाएगा। लिक्विडेटर ऑफ प्रवीण लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी ने क्या क्या दिया, तो न्यू कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, अपने इक्विटी शेयर्स दिए। न्यू कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज किया, जो भी तब पीसी में पीछे वाले कॉलम में, फॉर्म्स वाले कॉलम में लिखा हुआ है वो सब। आगे न्यू कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, न्यू कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज किया, आप ऐसे बोल सकते हो, और न्यू कंपनी ने कैश एंड बैंक दिया। यहाँ पे जो जो सब न्यू कंपनी ने दिया पुरानी कंपनी को, वो सब आएगा। ये लिक्विडेटर जो क्रेडिट हुआ था ये डेबिट हो जाएगा 1,85,000। और अब हम जाएंगे पीसी की कैलकुलेशन में ओल्ड कंपनी 2 में। ये ओल्ड कंपनी 2 और ये पीसी का कैलकुलेशन। अब ये परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में लिखा हुआ है कि न्यू कंपनी ने 1,14,000 के इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, 57,000 प्रीमियम चार्ज किया और 14,000 कैश एंड बैंक। 1,14,000, 57,000, 14,000।
1,14,000, 57,000, 14,000। तो ये हमारी चौथी एंट्री भी हो गई कि ओल्ड कंपनी 2 को हमने क्या क्या दिया। बीइंग द परचेज कंसिडरेशन पेड, being the purchase consideration paid, being the purchase consideration paid to Praveen Limited। ठीक है, प्रवीण लिमिटेड का पीसी हमने पे किया। तो स्टेप पहली एंट्री जो थी उसमें ओल्ड कंपनी 1 का स्टेप 1 एंड स्टेप 3 कंबाइंड, मतलब इसके अंदर नेट एसेट्स के सारे एसेट्स डेबिट हो गए और सारी लायबिलिटीज क्रेडिट हो गई। और अगर स्टेप 3 में गुडविल हो तो डेबिट कर देना, कैपिटल रिजर्व हो तो क्रेडिट कर देना। फिर ऑटोमेटिकली जो आपका डिफरेंस आएगा वो उतना ही आएगा जितना पीसी होगा, ये ओल्ड कंपनी 1। फिर लिक्विडेटर जो पहले क्रेडिट हुआ वो लिक्विडेटर को डेबिट कर दो और न्यू कंपनी ने क्या क्या दिया वो सब क्रेडिट कर दो। सेम इसी तरीके से ओल्ड कंपनी 2 का नेट एसेट्स और पीसी। अब फिफ्थ एंट्री होगी रिमेनिंग शेयर इश्यूड टू पब्लिक। फिफ्थ एंट्री होती है रिमेनिंग शेयर इश्यूड टू पब्लिक। एक्चुअली ये एंट्री हम लोग लिख चुके हैं, ये वाली रिमेनिंग शेयर इश्यूड टू पब्लिक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये न्यू कंपनी की कैलकुलेशन की थी हमने आनंद लिमिटेड की, उसमें ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ था 12 लाख रुपीस, और मैंने बताया था कि ऑथराइज कैपिटल की लाइफ टाइम कोई भी चैप्टर में कोई भी एंट्री नहीं होती है। रिमेनिंग शेयर्स हमारा 2000 आया था और क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये रिमेनिंग शेयर्स हम लोगों ने पब्लिक को इश्यू कर दिए। 100 रुपए का शेयर 50 रुपए प्रीमियम, क्वेश्चन में लिखा हुआ था एट अ प्राइस ऑफ ₹150। तो ये पूरी जर्नल एंट्री मैं कॉपी कर दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसको बोलते हैं रिमेनिंग शेयर्स इश्यूड टू पब्लिक। अब इसकी अमाउंट है, डेबिट की अमाउंट है 3 लाख, कैपिटल है हमारा 2 लाख और प्रीमियम है हमारा 1 लाख। ये हो गया हमारा रिमेनिंग शेयर इश्यूड टू पब्लिक। डन। इसके बाद अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि न्यू कंपनी का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ, न्यू कंपनी ने अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे किए, ऐसा क्वेश्चन में अगर दिया हुआ हो तो उसकी जर्नल एंट्री होती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बट एज अ मेथड मैं बता रहा हूं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की एंट्री होती है। न्यू कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं या फॉर्मेशन एक्सपेंस होते हैं, उसकी ये एंट्री होती है। इस क्वेश्चन में नहीं है, आप आंसर में लिखना नहीं, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ओके। सातवीं एंट्री होती है कि अगर पुरानी कंपनी के ओल्ड कंपनी के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, अगर ओल्ड कंपनी के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस न्यू कंपनी पे करे, पेड बाय न्यू कंपनी, अगर ओल्ड कंपनी के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस न्यू कंपनी पे करे तो सेवंथ एंट्री होती है, उसको बोलते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अगर पुरानी कंपनी के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस न्यू कंपनी पे करे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। इस क्वेश्चन में पुरानी कंपनी के एक्सपेंसेस पुरानी कंपनी ने ही पे किए थे, ठीक है, इसलिए यहां पे मैंने 0 कर दिया। इस क्वेश्चन में पुरानी कंपनी के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पुरानी कंपनी ने ही पे किए थे, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है। अगर न्यू कंपनी वाला पे करे तो यहाँ पे अमाउंट आएगी। बस ये मैक्सिमम मतलब जनरली ये 7 एंट्रीज होती है। इसके अलावा किसी स्पेशल क्वेश्चन में 1-2 एंट्रीज अलग से आ जाती है, बट नॉर्मली ये 7 जर्नल एंट्रीज होती है, ठीक है। तो इसके नीचे वाला पोर्शन मैं पूरा डिलीट कर देता हूं। इसके बाद न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनती है। अब मैं छोटे बच्चों के जैसे बताऊंगा नहीं आप लोगों को कि यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर देना, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में टाइम मिले तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर देना। अब इसके बाद हम लोग
बैलेंस शीट बनाएंगे न्यू कंपनी की वर्टिकल फॉर्म में। न्यू कंपनी का नाम है आनंद लिमिटेड। न्यू कंपनी का नाम है आनंद लिमिटेड, परचेजिंग कंपनी। और एज ऑन जो क्वेश्चन में रेट दियो वो, यहाँ पे जो क्वेश्चन में रेट दियो वो लिख देना एज ऑन। बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनानी है आपको। वर्टिकल फॉर्म के हेडिंग्स में पहले आप लोगों को बता दूं, ये बैलेंस शीट हमारी वर्टिकल फॉर्म में, इसकी हेडिंग्स सबसे पहले ये लायबिलिटी साइड को लायबिलिटी साइड को बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें पहला मेन हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा मेन हेड होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, तीसरा मेन हेड होता है करंट लायबिलिटीज, फिर लायबिलिटी साइड का टोटल। इसके बाद एसेट साइड, एसेट साइड पे पहला मेन हेड होता है नॉन करंट एसेट्स और दूसरा मेन हेड होता है करंट एसेट्स। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर कौन सी एंट्रीज कैसे कैसे लिखते हैं वो बताता हूं। ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना, जो मैं यहाँ पे अभी साइड में लिखने वाला हूं। मैं साइड में यहाँ पे कुछ रूल्स लिखने वाला हूं, ये थियरी वाले पेजेस में लिखना बाद में। रूल्स, ये आप ऐसे बोल सकते हो, रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी। रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी। पहली पॉइंट, जब आप लोग न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ न्यू कंपनी की जर्नल एंट्रीज में से बनाओ और कहीं से भी नहीं। द बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी should be prepared only from the journal entries of new company. The balance sheet of new company should be prepared only from the journal entries of new company, और कहीं से भी नहीं। दूसरा, जर्नल एंट्रीज में मैं इस तरीके से बताऊं, एसेट्स का डेबिट साइड पे ऐड होता है प्लस और क्रेडिट साइड पे माइनस होता है लेस। एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस। लायबिलिटीज का उल्टा होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है, डेबिट साइड पे माइनस। लायबिलिटीज का डेबिट साइड पे माइनस होता है और क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। ठीक है ना। फिर जैसे जो जो जर्नल एंट्री में थे आप लोग बैलेंस शीट बनाते जाओ, उस पर्टिकुलर अमाउंट को समझो, एक जर्नल एंट्री में मान लो 5 अमाउंट्स हैं, तो एक अमाउंट की पोस्टिंग हो गई तो उसको टिक कर दो कि इसको हमने बैलेंस शीट में इसकी पोस्टिंग कर दी, इसको बैलेंस शीट में लिख दिया। तो जो जो अमाउंट की पोस्टिंग होते जाए उसको हल्के हाथ से टिक करते जाना। ठीक है, तो ऑलवेज चेक द अनटिक आइटम्स फ्रॉम जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री में कुछ रह तो नहीं गया ऐसा चेक करना, इसलिए एक एक अमाउंट को टिक करते जाना, लास्ट में चेक करना कि कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, अब जैसे एक अकाउंट आता है कैश एंड बैंक अकाउंट, तो लगभग 7 या 8 जो भी न्यू कंपनी की जर्नल एंट्री होती है सब में कैश एंड बैंक अकाउंट होता ही है। तो अगर कोई ऐसा नाम है जो बहुत बार है, कहीं पे डेबिट हुआ कहीं पे क्रेडिट हुआ, तो उसका डिफरेंस फाइंड आउट करो, डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल। तो इफ एनी अकाउंट is repeated in journal entries, then find its debit total and credit total। कोई अगर नाम बहुत बार है तो उसका डेबिट टोटल भी फाइंड करो, क्रेडिट टोटल भी फाइंड करो, उसका डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल दोनों फाइंड आउट करो। Then find the difference, then find the difference
मतलब जैसे कैश एंड बैंक अकाउंट है तो वो डेबिट में भी बहुत बार होगा, क्रेडिट में भी बहुत बार होगा। तो डेबिट का टोटल फाइंड करो, क्रेडिट का टोटल फाइंड करो, फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करो। if the debit total is more, if the debit total is more, then the difference should be recorded on asset side. If the debit total is more, then the difference should be recorded on asset side. And if the credit total is more, ये तो बचपन से लेकर पता होना चाहिए, अकाउंट सीख रहे हो। If the credit total is more, then the difference should be recorded on liability side. तो अगर कोई अकाउंट बहुत बार आता है तो उसका टोटल फाइंड करो, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, फिर डिफरेंस फाइंड आउट करो। फिर अगर डेबिट टोटल बड़ा हो तो जितना डिफरेंस है, बैलेंस है, वो एसेट साइड पे लिखो। अगर क्रेडिट टोटल बड़ा हो तो जो डिफरेंस है वो लायबिलिटी साइड पे लिखो। ठीक है, ये न्यू बैलेंस शीट बनाने के मैंने कुछ रूल्स बताए, रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी। अब बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी के रूल्स को मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर देता हूं, कॉपी पेस्ट नीचे कर देता हूं। मैं इसको मैं नीचे लेके गया, न्यू कंपनी की बैलेंस शीट को। अब न्यू कंपनी के जो जर्नल एंट्रीज के रूल्स हैं वो बता रहा हूं। रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्रीज ऑफ न्यू कंपनी। जब आप न्यू कंपनी की जर्नल एंट्रीज कर रहे हो तो मैं आपको सिंपल एक ही एडवाइस दूंगा कि क्वेश्चन पेपर को देखो ही मत, क्वेश्चन पेपर को मत देखो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ था वो हमने सब कहीं ना कहीं पे वर्किंग नोट्स में लिख दिया, नेट एसेट में, पीसी में, न्यू कंपनी की कैलकुलेशन में, सब हमने कहीं ना कहीं पे अपने आंसर पेपर पे लिख दिया है कहीं ना कहीं पे। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जब आप जर्नल एंट्री बना रहे हो न्यू कंपनी की तो क्वेश्चन पेपर को हाथ मत लगाओ, सब आपके कैलकुलेशन में ही बनाओ। तो डू नॉट सी द क्वेश्चन पेपर, just do the journal entries from working notes। जो हमने नेट एसेट्स और पीसी की कैलकुलेशन की है उसमें से ही सारी जर्नल एंट्री बनाते जाओ। नेट एसेट की कैलकुलेशन होगी, पीसी की कैलकुलेशन होगी, न्यू कंपनी के रिमेनिंग शेयर्स की कैलकुलेशन होगी, तो क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत नहीं है। डन। तो मैं रूल्स बता रहा था न्यू कंपनी की जर्नल एंट्रीज के और न्यू कंपनी की बैलेंस शीट के। ठीक है, ये सब थियरी वाले पेजेस में लिख लेना बाद में, अभी पहले लेक्चर कंप्लीट होने दो मेरा। अब जर्नल एंट्रीज में जाते हैं और जो जो पोस्टिंग होते जाएगी मैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते जाऊंगा। आप लोग क्या करना, आप लोग यहाँ पे मार्जिन में, अभी नहीं, जब एक्चुअली क्वेश्चन आपके आंसर पेपर में सॉल्व करोगे तो यहाँ पे टिक करते जाना या एक छोटा सा डॉट लगाते जाना कि इसकी पोस्टिंग हो गई। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग है 3,50,000। ठीक है, ये हुआ डेबिट, डेबिट मतलब एसेट। आगे एक बार डेबिट हुआ, दूसरी बार फिर से लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हुआ, ये रहा 1 लाख। दूसरी बार फिर से डेबिट हुआ लैंड एंड बिल्डिंग, कितना 1 लाख। तो एक बार डेबिट हुआ 3,50,000 और एक बार डेबिट हुआ 1 लाख, बस 2 बार ही लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है, तो टोटल लैंड एंड बिल्डिंग हुआ 4,50,000। अब दोनों बार डेबिट हुआ और कहीं पे लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है जर्नल एंट्री में, तो दोनों बार ये जो डेबिट हुआ, डेबिट मतलब एसेट, तो मैं एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट्स में यहां पे लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग। ये ब्रैकेट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ब्रैकेट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली 4,50,000 लिखोगे फर्स्ट अमाउंट के कॉलम में। जो फर्स्ट अमाउंट का कॉलम है इसमें 4,50,000 लिखोगे, ये ब्रैकेट नहीं लिखना, वो सिर्फ आपके समझने के लिए। हाँ, अभी अपनी नोटबुक में लिख सकते हो समझने के लिए,
एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में डायरेक्टली 4,50,000 लिखना। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर द मेन हेड नॉन करंट एसेट्स। वैसे इसके अंदर सब हेड्स भी होते हैं। सब हेड होता है इसके अंदर, एक टेंजिबल फिक्स एसेट्स, फिर होता है इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। वो सब हेड लिखने की जरूरत नहीं है, बस मेन हेड लिखने का। लायबिलिटी साइड पे 3 मेन हेड होते हैं, एसेट साइड पे 2 मेन हेड होते हैं। ठीक है, लायबिलिटी साइड पे 3 मेन हेड होते हैं। पहला शेयर होल्डर्स फंड, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड पे 2 मेन हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। बस सिर्फ मेन हेड लिखो, सब हेड नहीं लिखो। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद जर्नल एंट्रीज में जाते हैं। मैं सिर्फ जर्नल एंट्री देखूंगा। व्हीकल यहाँ पे है 15,000, व्हीकल यहाँ पे 15,000 है, और इसके बाद नीचे व्हीकल्स है, देखते हैं दूसरे वाले में। पहले वाले में व्हीकल नहीं, पहले वाले में व्हीकल नहीं है, फर्स्ट वाले में व्हीकल नहीं है, सेकंड वाले में व्हीकल है 15,000। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं व्हीकल अभी लिख देता हूँ। व्हीकल 15,000 सिर्फ ओल्ड कंपनी 2 में है, व्हीकल 15,000, ये भी एसेट साइड पे आएगा। व्हीकल 15,000 एक ही कंपनी का था, दूसरी ओल्ड कंपनी 2 का व्हीकल्स। तो ओल्ड कंपनी 1 में था 0 और ओल्ड कंपनी 2 में था 15,000। ठीक है, और मैंने उसका बैकग्राउंड व्हाइट कर दिया, मतलब मेरे को याद रहेगा कि इसकी पोस्टिंग हो गई है। ये भी नॉन करंट एसेट्स में आता है, व्हीकल फिक्स एसेट होता है ये भी। ये 15,000, इसकी पोस्टिंग हो गई। ओके, नेक्स्ट अब हम पहुंचे यहाँ पे मशीनरी। मशीनरी पहली कंपनी का है 7 लाख, इसको मैंने कलर चेंज कर दिया। दूसरी कंपनी का मशीनरी नहीं है, दूसरी कंपनी में मशीनरी नहीं है, सिर्फ पहली कंपनी में है। ठीक है, कितना है पहली कंपनी में? 7 लाख, दूसरी कंपनी में नहीं है, और कोई जर्नल एंट्री में मशीनरी नहीं है, तो मशीनरी 7 लाख, ये भी नॉन करंट एसेट्स में आएगा। 7 लाख मशीनरी, ये ओल्ड कंपनी 1 में है 7 लाख, और ओल्ड कंपनी 2 में नहीं है। ओल्ड कंपनी 1 में है 7 लाख, ओल्ड कंपनी 2 में 0, टोटल 7 लाख। चलो आगे, इस तरीके से पोस्टिंग करनी। हाँ, ये मेरे को मालूम है कि स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग लगता है, फिर जब इजी हो जाता है बहुत, फिर बोरिंग लगता है। अच्छा, ये तो हम लोग खुद भी कर लेंगे। हाँ भाई, यही करना है। तो फर्नीचर 50,000 डेबिट, फर्नीचर 50,000 डेबिट, फर्नीचर 50,000 ओल्ड कंपनी 1 में यहाँ पे डेबिट है, फर्नीचर 50,000। और दूसरी कंपनी में फर्नीचर है कि नहीं? पहली कंपनी में 50,000 है, दूसरी कंपनी में फर्नीचर नहीं, ओल्ड कंपनी 1 में है 50,000। फर्नीचर ओल्ड कंपनी 1 में है 50,000, 2 में नहीं है, तो सेकंड ओल्ड कंपनी में 0, टोटल 50,000। ये भी नॉन करंट एसेट्स में ही आएगा। डन, आगे। इसके बाद फर्नीचर के बाद पेटेंट्स 75,000, मैं टिक करते जा रहा हूँ जिसकी जिसकी पोस्टिंग होते जा रही है। पेटेंट 75,000 और 5,000, 75 और 5 ये हो जाएगा 80,000। जितना भी आप लोगों को इजी लग रहा होगा, इतना इजी नहीं है, जैसे जैसे आगे जाएंगे हार्ड होते जाएगा। 75 और 5 80,000 पेटेंट्स। पेटेंट्स 75 एंड 5 80,000, ये भी नॉन करंट एसेट होता है। ओल्ड कंपनी 1 में 75,000, ओल्ड कंपनी 2 में 5,000, 75 और 5 80,000, ये भी नॉन करंट एसेट ही होता है। आगे पेटेंट्स के बाद स्टॉक, ये करंट एसेट होता है। 1,50,000 स्टॉक, ओल्ड कंपनी 1 का स्टॉक 1,50,000, और ओल्ड कंपनी 2 का 32,000, तो 150 और 32 182 होगा। 150 और 32 ये करंट एसेट में आएगा, 182,000।
स्टॉक करंट एसेट में आएगा 1,50,000 एंड 32,000, टोटल 1,82,000। 1,82,000 स्टॉक हो गया, ये करंट एसेट हुआ। आगे स्टॉक के बाद क्या दिया हुआ है, डेटर्स 50,000, ये भी करंट एसेट होता है। डेटर्स 50,000 ओल्ड कंपनी 1 का 50,000 और ओल्ड कंपनी 2 का डेटर्स 31,000। अब 50 और 31 टोटल 81,000। ओल्ड कंपनी 1 में 50,000, ओल्ड कंपनी 2 में 31,000। 50 और 31, 50 और 31 81,000, ये भी करंट एसेट्स होता है। 50,000 और 31,000 टोटल 81,000, ये हुआ स्टॉक हमारा 81,000। आगे इसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बिल रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट होता है। 15,000 ओल्ड कंपनी 1 का 15,000, ओल्ड कंपनी 1 का डेटर्स बिल रिसीवेबल 15,000 और ओल्ड कंपनी 2 का बिल रिसीवेबल नहीं है। ओल्ड कंपनी 2 में बिल रिसीवेबल नहीं है, तो सिर्फ पहली कंपनी का ये 15,000, ये भी करंट एसेट में आएगा। पहली कंपनी का 15,000 बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल पहली कंपनी का 15,000 और दूसरी कंपनी का नहीं है, 0। 15,000 और 0, टोटल 15,000। जर्नल एंट्रीज ही देख रहा हूं बेसिकली, मैं जो होते जा रहा है उसको टिक करते जा रहा हूं। इसके बाद है गुडविल 85,000, ये डेबिट हुआ गुडविल 85,000। फिर गुडविल इसमें डेबिट हुआ 17,500, 17,500। एक है 85,000, एक है 17,500, 2 बार गुडविल हुआ, और एक यहाँ पे गुडविल है 0 0। तो 85,000, 17,500 और 0, ये 85,000, 17,500 और 0, 3 बार गुडविल है। ठीक है, तीनों बार डेबिट हुआ, ऑब्वियसली गुडविल डेबिट होता है। गुडविल आएगा नॉन करंट एसेट्स में, यहाँ पे गुडविल एक है 85,000, एक है 17,500, एक है 0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 85,000 प्लस 17,500, तो ये होता है 102500। ठीक है, अगर कैपिटल रिजर्व हो, मैंने थियरी वाले पेजेस में भी बताया, अगर कैपिटल रिजर्व हो तो गुडविल की अमाउंट में से माइनस कर देना। अगर कैपिटल रिजर्व हो तो गुडविल की अमाउंट में से माइनस कर देना। थियरी वाले लेक्चर्स में मैंने अच्छी तरह समझाया है। आगे गुडविल के बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गुडविल के बाद दिया हुआ है ये क्रेडिटर्स 65,000। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी में आता है 65,000 और क्रेडिटर्स ये 15,500। तो 2 बार क्रेडिटर्स है, एक बार 65,000 और एक बार 15,500। ये करंट लायबिलिटीज में आता है 65 और 15,500। $65,000 plus 15,500, 80,500। 65,000 plus 15,500, 80,500। ये क्रेडिटर्स है हमारा, और क्रेडिटर्स आता है करंट लायबिलिटीज में 65,000 और 15,500, 80,500। ठीक है, ये करंट लायबिलिटीज हो गया हमारा। आगे इसके बाद क्या दिया हुआ है फर्स्ट एंट्री में, बिल्स पेएबल दिया हुआ है। बिल्स पेएबल दिया हुआ है 10,000 पहली एंट्री में क्रेडिट। बिल्स पेएबल पहली एंट्री में दिया हुआ है 10,000, मतलब ओल्ड कंपनी 1 का बिल्स पेएबल 10,000, और ओल्ड कंपनी 2 में मेरे हिसाब से नहीं है। बिल्स पेएबल पहली कंपनी में 10,000, ये भी करंट लायबिलिटीज में आएगा। बिल्स पेएबल
पहली कंपनी का है 10,000, दूसरी कंपनी का है 0, तो ये टोटल आएगा 10,000, टोटल 10,000। डन। बिल्स पेबल हो गया 10,000। उसके बाद अभी तक आपको सुन के सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन अभी तक सिर्फ पहली एंट्री की पोस्टिंग कर रहे थे। पहली एंट्री में ये 14 लाख हुआ लिक्विडेटर क्रेडिट हर्षद लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ हर्षद लिमिटेड 14 लाख क्रेडिट हुआ, और दूसरी एंट्री में यही 14 लाख लिक्विडेटर ऑफ हर्षद लिमिटेड डेबिट हुआ। तो ये डेबिट क्रेडिट कैंसल, मतलब ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। लिक्विडेटर ऑफ हर्षद, लिक्विडेटर ऑफ हर्षद, डेबिट क्रेडिट कैंसल। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ 8,86,000 एक अमाउंट, दूसरी अमाउंट 1,14,000, 886, 114, और तीसरा ये 2 लाख। 3 बार इक्विटी शेयर कैपिटल आप देख रहे हो, यहाँ पे पढ़ना अच्छी तरह। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे देखो अच्छी तरह, ये क्रेडिट हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये क्रेडिट हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, दिख रहा है, और ये क्रेडिट हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ अमाउंट्स पे ध्यान हो आप लोग, पर्टिकुलर्स देखो ही नहीं। पर्टिकुलर्स में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 3 बार क्रेडिट हुआ 886, 114 और ये 2 लाख। 3 बार इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, इसको हम लोग लिखेंगे अंडर द सब हेड ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले क्रेडिट हुआ 8,86,000, फिर क्रेडिट हुआ 1,14,000, फिर क्रेडिट हुआ 2 लाख। 3 बार क्रेडिट हुआ। ठीक है, अब इन तीनों को टोटल करके मैं शेयर कैपिटल के नीचे लिख दूंगा। तो 8,86,000 क्रेडिट हुआ, 1,14,000 भी क्रेडिट हुआ, और 2 लाख भी क्रेडिट हुआ। टोटल क्रेडिट हुआ 12 लाख। ये आएगा अंडर द मेन हेड ऑफ शेयर होल्डर्स फंड एंड सब हेड ऑफ शेयर कैपिटल। टोटल 12 लाख। तीनों बार क्रेडिट हुआ मतलब तीनों बार लायबिलिटी, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी। नेक्स्ट आगे इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। इसके बाद सेकंड एंट्री पे पहुंचे थे हम लोग, प्रीमियम। प्रीमियम भी 3 बार क्रेडिट हुआ है 4,43,000 प्रीमियम क्रेडिट हुआ 4,43,000। फिर ये प्रीमियम क्रेडिट हुआ 57,000, याद रखना 443, 57 और ये 1 लाख। ये लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, 443, 57 और 1 लाख। ये प्रीमियम 3 बार क्रेडिट हुआ। $443, 57 और 1 लाख, टोटल 6 लाख रुपए हुआ। 4,43,000, 4,43,000, 57,000 और 1 लाख। 3 बार प्रीमियम क्रेडिट हुआ हमारा। ठीक है, तो प्रीमियम जो है वो आता है अंडर द सब हेड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका पूरा नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम भी चलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी चलेगा। $4,43,000, 57,000 और 1 लाख। ये प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है। आगे सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद क्या दिया हुआ है? फर्स्ट और सेकंड एंट्री कंप्लीट हो गई है भाई हमारी। अभी थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में कैश एंड बैंक है, सॉरी सेकंड एंट्री में कैश एंड बैंक है 71,000। बट ये मैं इस वीडियो में कंप्लीट नहीं करूंगा, सिर्फ मैं बता देता हूँ। कैश एंड बैंक यहाँ पे क्रेडिट हुआ 71, फिर कैश एंड बैंक सेकंड एंट्री में है, फर्स्ट एंट्री में नहीं है। नहीं, फर्स्ट एंट्री में नहीं है। क्यों नहीं है आपको अगर याद हो, फर्स्ट एंट्री में कैश एंड बैंक
क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो न्यू कंपनी है वो ओल्ड कंपनी का बैंक बैलेंस नहीं लेके जाएगी, अगर आपको याद हो। इसलिए फर्स्ट एंट्री में यहाँ पे कैश एंड बैंक नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि न्यू कंपनी नहीं लेके गई थी। वैसे हर एंट्री में होता है। अब यहाँ पे कैश एंड बैंक हुआ क्रेडिट 71,000, मैं अभी कंप्लीट नहीं करूंगा। फिर थर्ड एंट्री में नहीं है, फोर्थ एंट्री में हुआ क्रेडिट 14,000 और फिफ्थ एंट्री में हुआ डेबिट 3 लाख। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट नहीं करता हूं कैश एंड बैंक को। इस वीडियो में आप लोग क्या करना, मैंने जर्नल एंट्रीज सिखाई, इतना लिख लेना जर्नल एंट्रीज। तो मैं एक बार स्टार्टिंग से दिखा देता हूं जितना मैंने अभी तक लिखाया है, समझाया है। पहले तो ये वर्किंग नोट्स, ये अगर लिखना बाकी हो इसमें से कुछ भी तो लिखना। अभी मेरी बैलेंस शीट आधे में है, उसके बाद ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स बनाना बाकी है। बहुत लेंथी जाने वाला है, मैंने आपको बताया था। ये ओल्ड कंपनी 1 का नेट एसेट हो गया, ये ओल्ड कंपनी 1 का पीसी, ये गुडविल। अभी ओल्ड कंपनी 2, ये ओल्ड कंपनी 2 का नेट एसेट्स, ये पीसी, ये पीसी, ये गुडविल, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाली एंट्री, और ये न्यू कंपनी की कैलकुलेशन। फिर मैंने जर्नल एंट्रीज बताई आपको न्यू कंपनी की। फिर ये मैंने रूल्स बताए जो आप लोगों को। ये जो रूल्स बताए जर्नल एंट्री बनाने के और बैलेंस शीट बनाने के, ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना है। और जितनी मैंने बैलेंस शीट आज सिखाई वो बैलेंस शीट बस नहीं लिखना इस लेक्चर में, बैलेंस शीट कंप्लीट होने दो फिर लिखना। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंस शीट कंप्लीट करूंगा और ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।